हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, माइक्रोस्कोपी के लास्ट टेक्निक है जो कि आपकी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। गाइस, इसको हम एएफएम के नाम से भी जानते हैं एंड इसी को हम गाइस जानते हैं आपके स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप के नाम से। तो डिटेल में बात करेंगे कि ये आपकी टेक्निक किस प्रकार से होती है, कौन से इसके वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है एंड किस बेस पे ये आपका काम करती है। देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेन टॉपिक है आपका स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। यानी कि यहाँ पर एक प्रोब का यूज किया जाता है किसी भी सैंपल को स्कैन करने के लिए। एंड माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमेन को एनलार्ज करके देखना। तो सेम प्रोसेस आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में भी होता है। एक्चुअल में यहाँ पर एटॉमिक लेवल की बात की जाती है एंड फोर्स को मेजर किया जाता है। जो आपकी फोर्स मेजर होगी वो बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक है ना, बिटवीन टू मॉलिक्यूल के बीच में कितनी फोर्स जनरेट हो रही है उसको मेजर किया जाता है। एंड उसके बेस पे जो आपका ग्राफ आता है, जो रिप्रेजेंटेशन आती है, उसको माइक्रोस्कोप से एनलार्ज करके, बड़ा करके हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का मतलब पता चला होगा कि यहाँ पर हम एटम लेवल की स्टडी करते हैं एंड यहाँ पर फोर्स जो रहती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, या फिर जिसको हम इंटर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, तो उनको आपका जो है मेजर किया जाता है एंड उसी को हम एनलार्ज स्केल पर देखते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमेजेस नजर आती है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो आपको इमेजेस नजर आती है बहुत ही ज्यादा, आप ये समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है साइंटिस्टों को, तब जाकर के ये इमेज मिलती है। ये आपकी कोई सिंपल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में हो जाए। इसके लिए आपको सैंपल पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सैंपल प्रिपेयर करने में ही गाइज आपके दिन लग जाते हैं, घंटे नहीं बल्कि दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद इसको जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने सीपीयू के अंदर आप जो है एंटर कर सकते हो। तो हमको यही चीज देखना है कि आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान ध्यान देने की कोशिश करना। भाई साहब, जो आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है ये 1981 में बन के तैयार हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। इस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर जो हम सैंपल यूज कर रहे थे, यहाँ पर जो हम सैंपल यूज कर रहे थे, वो सैंपल हमारा कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए। वो हमारा कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए। कंडक्टिव नेचर मतलब जो अपने अंदर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को गुजार दे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि हम केवल और केवल उसी सैंपल को आपका जो है वो विजुलाइज कर पा रहे थे, उसी सैंपल की स्टडी कर पा रहे थे जो कि आपका कंडक्टिव नेचर रखता हो। लेकिन अब क्या हुआ कि 1986 में, ठीक है ना, याद रख लेना, 1986 में एक और माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया जो कि था आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सैंपल रहता है वो चाहे आपका कंडक्टिव नेचर का हो, या फिर आपका नॉन कंडक्टिव नेचर का हो, या फिर आपका नॉन कंडक्टिव नेचर का हो, दोनों की हम आपकी स्टडी कर सकते हैं, दोनों को विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होता है वो आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से एडवांस नेचर का होता है, ठीक है ना, एडवांस नेचर का होता है। एंड वन मोर थिंग्स गाइज, कि आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बीम देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर देखने को मिल रही थी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी वेव नेचर में काम करता है, क्वांटम नेचर में काम करता है। लेकिन एटॉमिक फोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लेजर का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लेजर का यूज करते हैं, इस बात को याद रख लेना। एंड गाइज, प्रोब दोनों में यूज होती है, इस बात को भी याद रख लेना। प्रोब के नाम पे हम बोलते हैं कि हम यहाँ पर टिप यूज करते हैं, जो कि आपकी मेटल की बनी हुई होती है, जो कि आपकी मेटल की बनी हुई होती है, जो कि आपके सैंपल को स्कैन करती हुई जाती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से कि आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये एसटीएम गाइज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ इससे पिछली वाली
क्लास में ये मैंने आपको पूरा का पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके फोटोज वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो पहले थोड़े से पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह समझेंगे। देखो भाई साहब, ये आपका जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होता है इसको हम एटीएम के नाम से भी जानते हैं या फिर स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप के नाम से, SFM के नाम से भी हम जानते हैं। आपके जो नॉन कंडक्टिव सैंपल होते हैं उनकी भी स्टडी इसके थ्रू की जा सकती है। तो देखो, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप दैट यूज रिपल्सिव इलेक्ट्रॉनिक फोर्स बिटवीन द माइक्रोस्कोप probe tip and surface of the specimen to scan the atom at the surface of the specimen। इस लाइन का क्या मतलब है, रिपल्सिव इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। तो देखो भाई साहब, ये जो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, ये एक्चुअल में जो आपकी टिप होती है, जो प्रोब की टिप होती है, जो सैंपल होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स लगती है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है ना, उसको आपका मेजर किया जाता है इस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है ना, वही हमको देखना है। आगे आपको मैं दिखाऊंगा। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप, इसलिए इसको हम स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है कि इट कैन मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिमेन लाइक हाइट। किसी भी स्पेसिमेन की, वो आपका मॉलिक्यूल लेवल का हो सकता है, उसमें कितनी हाइट है, कितना फ्रक्शन आ रहा है, मैग्नेटिज्म क्या है उसकी। द इमेज विल बी वेरी प्रिसाइज एंड रिजोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड इन मिलीमीटर। इट गिव 3D इमेज, ये आपको एक 3D इमेज प्रोवाइड करवाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इमेजिंग लिविंग एलिमेंट, और इससे हम जो है आपके लिविंग एलिमेंट को भी देख सकते हैं। लेकिन लिविंग एलिमेंट को देखेंगे तो हमको एटॉमिक लेवल का पता नहीं चलेगा, केवल और केवल उसकी जो सरफेस है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है, उस चीज का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर देखो, आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, ये आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एक्चुअल में ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप भी सैंपल के हिसाब से काफी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको उन टाइप्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आपको एक जनरल फिनोमिना समझना है जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक ना, जनरल फिनोमिना समझना है जो कि आपसे पूछा जाता है। तो ये तो आपका रहा माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है, बहुत सारी चीज देखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले गाइज, आपको इस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं एंड उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका लगा रहता है कैंटिलीवर। ये देखो, ये जो आपका ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये है गाइज आपका कैंटिलीवर। ये क्या है, ये है आपका कैंटिलीवर। एंड इसके नीचे आपको एक टिप नजर आ रही होगी, ये है आपकी टिप। याद रख लेना, ये टिप जो होती है 6 से लेकर के 7 7 आपके मॉलिक्यूल्स, यानी आप कह सकते हो आपके एटम्स की होती है। 6 से 7 एटम्स की ही ये बनी हुई होती है। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर केवल और केवल 1 एटम ही प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डिटेक्शन हो, जो आपका जो डिटेक्ट करता है वो एटम डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, एटम आपका जो है सरफेस पे जाकर लगेगा, जहां से आपको जो है पता चलने वाला है। तो ये है गाइज आपका कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर है। एंड ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो गाइज, ये है आपका सैंपल। ठीक है ना, ये है आपका सैंपल। ये सैंपल गाइज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, याद रख लेना। एंड ये जो सैंपल होता है, सैंपल को जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो ना, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बिल्कुल वो आपको प्लेन में मिल जाए। इवन जो आपका लिक्विड होता है ना, लिक्विड भी आपका जो है फ्लो में, इस प्रकार से फ्लो में मिलता है जब आप उसको बिल्कुल नैनोमीटर की रेंज में देखते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नैनोमीटर की रेंज में ही दिखाया गया है कोई सभी सैंपल। यहाँ पर देखो, आपको उतार चढ़ाव मिल रहे होंगे किसी भी सैंपल के अंदर, जो कि आपको मिलते हैं। एंड गाइज, ये जो आपके उतार चढ़ाव होते हैं, ये जो आपके उतार चढ़ाव आप देख रहे हो ना, हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, यही आपको जो सेम डिक्टो इसी का आपको ग्राफ मिलता है अपनी स्क्रीन पर। ये जो गाइज आपको ग्राफ मिलता है, ये मिलता है आपको डिटेक्टर पे, यानी कि इसको डिटेक्टर आपका डिटेक्ट करेगा एंड आपको ग्राफ प्रोवाइड करवाएगा। यहीं पर आपको एक फीडबैक लगा होता है। ये फीडबैक एक्चुअल में जब मैंने आपको
जब आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह पढ़ते हो ना, तो ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ो, जब आप एंजाइम्स पढ़ते हो तो एंजाइम्स में आप देखते हो एक एलोस्टेरिक टाइप का होता है, वहां पर एक फीडबैक आपकी साइड होती है, ठीक है ना। यानी कि जब आपके एंजाइम काफी ज्यादा, जब आपके जो सबस्ट्रेट होते हैं काफी ज्यादा सबस्ट्रेट बन जाते हैं, तो वे एंजाइम्स की एलोस्टेरिक साइड से जाकर के लग जाते हैं, बोल देते हैं कि भाई बस बहुत हो गया, अब आपको और प्रोडक्ट नहीं बनाने, ठीक है ना। अब आपको और प्रोडक्ट नहीं बनाने। तो यहाँ पर भी सेम काम होता है, यहाँ पर एक फीडबैक लगी होती है जो कि इसको क्या काम करवाती है कि ये जो आपकी टिप है, ये टिप ज्यादा अंदर तक ना चली जाए, ज्यादा तेज रकस ना मारे, यानी कि सैंपल पे ज्यादा तेज ना टकराए। तो ये सारे काम होते हैं फीडबैक के, एंड इसको कंट्रोल किया जाता है आपका डिटेक्टर के थ्रू, ठीक है ना। इसको कंट्रोल किया जाता है डिटेक्टर के थ्रू। अब यहाँ पर देखो और बहुत सारी चीज देखने की कोशिश करो। एक लेजर लाइट होती है, जो लेजर लाइट आपकी टिप पर डाली जाती है, ये लेजर लाइट आपकी टिप पर डाली जाएगी, जो कि एक्चुअल में जो ये टिप का मोशन है ना, जो टिप की मूवमेंट है, जो टिप की मूवमेंट हो रही है, चाहे ये ऊपर जा रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे लेफ्ट जा रही हो, चाहे राइट जा रही हो, इस मोशन को ये लेजर जो है डिटेक्ट करेगी। ये लेजर आपकी जो है आइडेंटिफाई करेगी। यानी कि अगर देखो ये ऊपर उठेगी, ये अगर टिप ऊपर उठ रहा है, ये अगर ऊपर उठ रहा है तो ये लेजर भी आपकी ऊपर जाएगी। एंड अगर ये नीचे जा रही है और भी नीचे जा रही है ये टिप, देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर चली गई ये टिप, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लेजर आपकी जो है यहाँ पर आ जाएगी। एंड जिस प्रकार से ये इस टिप का मूवमेंट होता है, सेम उसी प्रकार से लेजर लाइट अपने आप को बैंड कर लेती है, ठीक है ना, अपने आप को बैंड कर लेगी। एंड यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर ये अपने आप को बैंड कर लेगी, एंड ये डायरेक्ट आपका जो है फोटो डायोड पे चली जाएगी। अब ये फोटो डायोड क्या होता है, एक्चुअल में फोटो डायोड में आपके काफी सारे इलेक्ट्रोड लगे हो जाते हैं। सिंपल से मैं यहाँ पर आपको समझा दूं, मान लो ये आपका फोटो डायोड है, एंड इस फोटो डायोड में आपके काफी सारे डायोड लगे रहते हैं, जो कि सिंगल, याद रख लेना, जो कि सिंगल मूवमेंट, यानी कि लेजर जो है कहां पर मूवमेंट कर रहा है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको भी पहचान लेते हैं। मैं मान लो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ बना रहा हूं, मान लो ये आपका फोटो डायोड है, ठीक है ना, ये आपका एक फोटो डायोड है, इसके अंदर ये आपके फोटो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर देखो जब ये आपका ए पोजिशन पे था, जब ये आपका ए पोजिशन पे था लेजर, तब यहाँ पर इसको जो है मान लो ये वाला जो आपका ये वाला एरिया है, ये डिटेक्ट कर लेगा फोटो डायोड का। इसके बाद जब ये आपका आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि ये आपका जो है आगे की ओर बढ़ेगा या फिर पीछे की ओर बढ़ा लो, मान लो जब ये आपका यहाँ पर था जेड पर, ठीक है ना, अब मैंने इसको बोल दिया जेड पोजिशन, तो जेड पोजिशन पे ये आपका यहाँ पर आपका जो है फोटो डायोड इसको जो है आपका आपका डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि आपका ये आपका और भी पीछे कर दिया, इसको मैंने आपका एक्स मान लिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कहने का मतलब ये है कि फोटो डायोड में आपके काफी सारे इलेक्ट्रो डायोड लगे हुए रहते हैं, आपके काफी सारे जो है फोटो डिटेक्टर लगे रहते हैं, जो कि अलग अलग लेजर को, जो लेजर आपकी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है वो चीज देखने की कोशिश करो। ये लेजर आपका जो है इस कैंटिलीवर पे आपका जो है आकर के गिर रही है, एंड वो जो है आपका डिफ्रैक्ट हो रही है। ये लेजर जो आपकी डिफ्रैक्ट हो रही है, एंड ये डिफ्रैक्ट होकर कहाँ पर जा रही है, फोटो डिटेक्टर पे जा रही है, जहां पर आपके जो फोटो डिटेक्टर है गाइज, ये आपके टेट्राड फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर आपके ऑक्टेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, 8 के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जहां पर ये आपकी अलग अलग लेजर बीम को जो है डिटेक्ट करते हैं, यानी कि उनको देखते हैं कि भाई साहब कहां पर आपका ग्राफ किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका कैंटिलीवर है, ये आपका गाइज कैंटिलीवर है, ये आपका फोटो डिटेक्टर या फिर इसको हम फोटो डायोड बोल देते हैं। यहाँ से आपकी लेजर बीम चमकेगी, जो कि आपकी टिप के ऊपर गिरेगी, ठीक है ना, आपकी इसके टिप के ऊपर गिरेगी, और ये जो टिप के ऊपर गिर रही है एक्चुअल में यही डिटेक्ट कर रही है कि ये जो टिप आपकी ये सैंपल पे कहां पर जा रही है, कैसे जा रही है, ठीक है ना, उस बात को ये आपका डिटेक्ट करती है। एंड यहाँ पर गाइज एक फायदा होता है, एक फायदा होता है एक्चुअल में, ये जो आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होता है ना, यहाँ पर ये चीज देखने की कोशिश करो कि ये आपकी टिप जो है, ये जो टिप होती है आपकी मैक्सिमम टाइम, वैसे तो ये भी 3 प्रकार का होता है इसका मोड ऑफ एक्शन, लेकिन बेसिकली क्या होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टिप हमेशा सैंपल से लगती हुई चलती है, यानी कि सैंपल से आपकी इस प्रकार से मान लो ये कोई भी आपका सैंपल रखा हुआ है,
इस प्रकार से सैंपल से ये टिप है आपकी इसके इधर वाली, तो ये आपकी लगती हुई चलेगी। देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे भी चमक रहे होंगे ना, तो ये जैसे चलेगी तो ये अगर अंदर वाला पार्ट है तो ये टिप जो है अंदर पहुंच जाएगी। अगर ऊपर ऊपर आना है यानी कि ये वाला पार्ट आपको चमक रहा है तो ये ऊपर आ जाएगी, यानी कि इस प्रकार से आपकी जो है लगती हुई चलेगी, यानी कि आपका जो है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैनर में मैक्सिमम टाइम ये आपका काम करती है, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम ये आपका काम करती है। तो जैसे ही ये कैंटिलीवर आपका ऊपर नीचे होता है उसी चीज को डिटेक्ट करता है ये लेजर, यानी कि लेजर निकलेगी, लेजर इस टिप पर पड़ेगी कैंटिलीवर पे, एंड ये आपको जो है फोटो डायोड पर जो है अपने सिग्नल को भेज देगी। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैनर में काम करती है, तो अब यहाँ पर ये जो आपका कैंटिलीवर है इसको पता कैसे चल रहा है कि यार सैंपल आपका कहाँ से ऊपर है कहाँ से नीचे है, इसको एडजस्ट कौन करता है, ये चीज इंपोर्टेंट होती है। तो इसके लिए आपका निकल के आता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब, ठीक है ना, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब क्या काम करवाता है कि ये जो आपका सैंपल रखा हुआ है एक्चुअल में ये इसका मोशन करवाता है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये इसको जो है आपका एक्स डायरेक्शन, ये इसको आपका जो है वाई डायरेक्शन में भी लेकर के जाएगा, ये इसको जो है इस सैंपल को आपका एक्स डायरेक्शन में भी लेकर जाएगा, एंड ये इसको आपका जो है इसको जो है जेड डायरेक्शन में भी गाइज लेकर के जाएगा। तो तीनों डायरेक्शन में आपका जो है सैंपल को ये लेकर के जाने वाला है, जिससे कि जो आपका सैंपल है सैंपल आपका बेकार ना हो, सैंपल पे किसी भी प्रकार की कोई खरोच ना आए। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब का आपका बहुत बड़ा काम करता है, जो कि स्टेज को आपका एक्स वाई जेड पे आपका जो है मूवमेंट कराता है, जिससे जो कैंटिलीवर है ये कैंटिलीवर आपके जो एटम है, एटम ये खुद भी एक एटम से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर टिप पे क्या मिलेगा, बिल्कुल एक एटम मिलेगा, एंड ये आपका एटम निकल ना जाए, यहाँ पर आपका जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, उसी चीज को देखभाल करता है ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब, ठीक है ना, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, जो हम एक्चुअल में आइडेंटिफाई करते हैं वो हम सैंपल, ये जो आपका सैंपल रखा हुआ है एंड ये जो आपकी टिप है, ये जो आपकी टिप के बीच में एटम है, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है, क्या इनके बीच में इंटरेक्शन है, यानी कि इंटरेक्शन की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में किस प्रकार की फोर्स जनरेट हो रही है, उसी चीज को मेजर किया जाता है। फोर्स के नाम से याद आया कि यहाँ पर आपका हुक्स लॉ को अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका हुक्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। हुक्स लॉ ने क्या काम किया था, वैसा नॉर्मल सा उन्होंने एक स्प्रिंग लिया एंड इस स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स उन्होंने बताया। उन्होंने कहा भाई साहब इस पे जो फोर्स लगेगा, पहली बात वो हमेशा आपका निगेटिव होगा, दूसरी बात ये जो आपका हुक, ये जो आपका स्प्रिंग है अगर नॉर्मल कंडीशन में रहे, यानी कि एक कांस्टेंट कंडीशन में रहे, तो इसके लिए एक कांस्टेंट के दे दिया, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से इस स्प्रिंग के नीचे कोई सा भार बांध दे, यानी कि कोई सा फोर्स पैदा कर दे, कुछ इसके नीचे को हम भार बांधे, तो ये अपना जो है लेंथ को बढ़ा लेगा एंड हमको जो है ये जो स्प्रिंग है बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में मिलेगा। तो ये जो आपका भार है इसको इन्होंने जेड या फिर एक्स से डिनोट किया, ठीक है ना। तो ये आपका होता है फोर्स जो कि यहाँ पर लगती है, लेकिन इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर आपकी और भी ज्यादा फोर्स लगती है, चूंकि यहाँ पर बात हो रही है एटम की, चूंकि यहाँ पर बात हो रही है एटम की, तो एटम के बीच में आपका जैसे कि गाइस आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, आपका यहाँ पर देखो वंडरवाल बॉन्ड, अगर मॉलिक्यूल की बात होती तो यहाँ पर आपका वंडरवाल फोर्स लगता है, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। तो इन सारे के सारे बॉन्ड को डिटेक्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है, एंड मेजर कौन कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पर अब एक्चुअल में ये जो फोटो डायोड है, ये जो आपका फोटो डायोड है, यहाँ पर अब दो जगह से जो है आपके सिग्नल जाते हैं। एक सिग्नल तो आपका जा रहा है गाइज लेजर से, यानी कि यहाँ से आपका लेजर से सिग्नल जा रहा है, दूसरा सिग्नल जाता है इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से, इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से सिग्नल जाता है, जो कि एक प्रकार से मोशन, यानी कि किस प्रकार से आपका जो है वो सैंपल इधर उधर मतलब डोल रहा है, हिल रहा है, उस चीज को जो आपका डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है, इन दोनों चीज को, देन फाइनली आपको जाकर के एक अच्छा सा एक ग्राफ देगा, एंड जिस ग्राफ की बदौलत गाइज आप क्या काम करोगे, आपका जो है
आप अपने जो है किसी भी जो भी आपको इमेज देखना है उस इमेज को आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस प्रकार की इमेजेस दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर देखो आप 500 नैनोमीटर, यहाँ पर आपको बहुत आपको जो है एनलार्ज करके दिखाया जा रहा है 500 नैनोमीटर। एक्चुअल में यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हाई मिलता है, एंड जो मैग्निफिकेशन है गाइज वो भी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्लियरिटी आपको मिलेगी, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जूमिंग पावर यानी कि एनलार्जमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो एक और आपकी फोटो है, ये आपकी 800 नैनोमीटर की है, इधर की साइड में ये आपकी 800 नैनोमीटर की इमेज रखी गई है। तो ये सारी की सारी इमेज आपकी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से ली गई है, ठीक है ना, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से ली गई है। आई बात समझ में? तो इतना बात समझे आप, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर देखो एक बात और समझो कि यहाँ पर जो आपका सैंपल रखा हुआ होता है, इस सैंपल का यूज चाहे तो आपकी वैक्यूम हो, चाहे एयर हो, या फिर आपका लिक्विड हो, हम जो है सभी जगह इस टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हमें कुछ भी वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पढ़ रही थी, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो भाई साहब, ये अब यहाँ पर और अच्छे से दिखाया गया है कि इस प्रकार से टिप होती है जो कि सैंपल को स्कैन करती जाती है, जो कि सैंपल को स्कैन करती जाती है। एंड यहाँ पर लेजर लाइट आपकी आकर के गिरती है। ये लेजर लाइट आपकी डिफ्रैक्ट होती है, जो कि आपकी फोटो डिटेक्टर पे जाती है, जहां से आपको नॉर्मली जो है वो इमेज जो है बन जाता है, आपका ग्राफ आपके लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? यहाँ पर और अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है बहरहाल मैंने आपको ये सारी चीज वैसे समझा दी है, लेकिन दोबारा से इसको समझने की कोशिश करो। एक आपका होता है सैंपल, सैंपल में आपको क्या नजर आ रहा होगा? उतार चढ़ाव नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। सैंपल आपको कभी भी प्लेन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव नजर आ रहा होगा। यहाँ पर एक लेजर बीम डाली जाती है, यानी कि लेजर लाइट डाली जाती है, जिसको डिटेक्ट करता है। जिसको डिटेक्ट कौन करेगा? डिटेक्ट करेगा आपका फोटो डायोप्टर। फोटो डायोप्टर या फिर आपका जो डिटेक्टर होता है वो आपका डिटेक्ट करता है। एंड यहाँ पर नीचे देखो सैंपल से आपका एक पीजो इलेक्टिव ट्यूब जुड़ी होती है, पीजो इलेक्टिव ट्यूब जुड़ी होती है, जो कि आपका जो है मूवमेंट करवाती है वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एंड आपका जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। एंड यहाँ पर देखो आपका फाइनली जो फोटो इलेक्ट्रोड होता है एंड पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब, दोनों आपका जो है आपके सीपीयू, आपके लैपटॉप से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर आपको फाइनली 3D इमेज मिलती है सैंपल की, ठीक है ना। 3D इमेज आपको मिलेगी। यहाँ पर कैंटिलीवर होता है, ये देखो कैंटिलीवर दिखाया गया है आपका। ये आपके कैंटिलीवर की टिप होती है, जो कि काम करती है यहाँ पर सैंपल से। यहाँ पर जो है सैंपल, देखो सैंपल अगर नीचे की तरफ, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पर आपको एक गड्ढा मिल रहा है तो कैंटिलीवर भी उसके अंदर जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पे काम करता है, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैनर में ये आपका काम करता है। लेकिन गाइज आपका जो है ये केवल कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट में ही काम नहीं करता है। जब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आपका कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पर देखो ये बिल्कुल एकदम जो सैंपल होगा उसकी सरफेस से लगता हुआ चलेगा। यानी कि जो ये मान लो कैंटिलीवर है एंड ये आपका सैंपल है, तो यहाँ से बिल्कुल सरफेस से ये आपका लगता हुआ चलेगा, यानी कि आपको जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार का गैप नहीं मिलने का, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो आपकी पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब होती है वो बहुत ज्यादा, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि हमको सैंपल को भी कुछ नहीं होने देना। एंड जो ये यहाँ पर आपका ट्यूब लगी हुई है, जो हम यहाँ पर आपका टिप लगी हुई है, ये टिप गाइज आपकी होती है प्रोब, हमको इस प्रोब को भी कुछ नहीं होने देना, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है नॉन कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, ठीक है ना। ये आपका देखो नॉन कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है, यहाँ पर जो टिप है वो किसी भी प्रकार की आपकी जो है वो यहाँ पर टच नहीं हो रही, यहाँ पर आपकी टच नहीं हो रही किसी भी प्रकार की। तो आप इतनी बात समझ लेना। एक बात और, जो आपको कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मिलता है, यहाँ पर ये करते हैं हम किसी भी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए, मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। मान लो ये आपका मेटल है, मेटल में आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम जब मेटल पे आपका टिप चलाएंगे यानी कि टिप रखेंगे, तो मेटल पे हमको मतलब इतना वो नहीं है कि ये अगर खराब हो जाएगा तो हमारा कुछ इतना बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। तो इस बात से भी आप
अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन जो आपका नॉन कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होता है ये यूज करते हैं हम बायोलॉजिकल, याद रख लेना, ये यूज करते हैं बायोलॉजिकल सेल्स के लिए, ठीक है ना, बायोलॉजिकल सेल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट, अगर मान लो ये आपकी सेल्स है, ये पूरी की पूरी एक सेल्स है आपकी, यहाँ पर आपका टिप है वो अगर आएगी, अगर उसने कॉन्टैक्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपकी टिप खराब हो जाए या फिर सैंपल खराब हो जाए, इसलिए हम नॉन कॉन्टैक्ट मैनर में आपका चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोशन लगा रहता है, ठीक है ना। अगर जैसी आपकी जो सरफेस होगी, जो आपकी सरफेस होगी सेल्स की, उसी के अकॉर्डिंग देखो ये आपका क्या काम करेगा, ये आपका ऊपर नीचे जा रहा है, यानी कि सैंपल में अब आपका क्या रखा हुआ है, किस प्रकार से रखा हुआ है, यहाँ पर हमको पता लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हमको पता लग जाएगा। देन इसके बाद आपका आता है टैपिंग डिपेंडेंट। टैपिंग में क्या होता है, जैसे कि आप टैप करते हो ना, टैप मतलब एक आपने इस प्रकार से टैप करता हुआ चलेगा, यानी कि टैपिंग नेचर है, यानी अब ये नहीं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चल रहा है या फिर आपका जो है कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है, ये कांटेक्ट करेगा लेकिन टैपिंग के रूप में आपका कांटेक्ट करता हुआ इस प्रकार से ये आपका चलने वाला है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपका कांटेक्ट डिपेंडेंट। तो ये अब आपको पता चल गया होगा, जो कांटेक्ट डिपेंडेंट होता है वो आपका एलिमेंट या फिर मेटल के लिए करते हैं, लेकिन जो आपका नॉन कांटेक्ट डिपेंडेंट है वो आपका बी यानी कि जो बायोलॉजिकल सेल्स होती है उनके लिए आपका किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसकी पहली लाइन इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना, इट वर्क्स बाय द मेजरिंग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब जो आपकी टिप का एटम है एंड जो आपका सैंपल है उसके बीच में कितनी फोर्स लग रही है उस चीज को मेजर किया जाता है। फोर्स एंड ऑब्जर्विंग सरफेस एटम बाय यूजिंग स्कैनिंग, यानी कि यहाँ पर जो टिप का एटम होता है वो आपका स्कैन करता है। इट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थ्री मेजर एबिलिटीज, यानी कि सरफेस सेंसिंग, किस प्रकार से जो आपका एटम है वो सरफेस को सेंसर कर रहा है। डिटेक्टिंग सरफेस, जो आपका फोटो डायोड वगैरह लगे हुए हैं वे किस प्रकार से आपका जो है वो फोटो मतलब डिटेक्ट कर रहे हैं सरफेस को। एंड फाइनली आपको इमेज किस प्रकार की मिल रही है, आपका ये चीज लगती है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मैंने कैंटिलीवर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपका कैंटिलीवर रहता है वो लेजर लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो लेजर लाइट रहती है वो आपके कहाँ पर जाती है, वो आपकी फोटो डायोड पे जाती है एंड फाइनली आपको जो है एक इमेज प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कैंटिलीवर मैंने आपको बता दिया, ये कैंटिलीवर आपका मेटल का बना हुआ रहता है, यहाँ पर बेसिकली सिलिकॉन का है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन नाइट्राइड का बना रहता है। जो डिफ्लेक्शन मेजरमेंट सिस्टम रहता है ये गाइज आपका फोटो डायोड रहता है, ये क्या है, ये आपका फोटो डायोड होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो फोर्स मेजरमेंट सिस्टम है, यहाँ पर ये हुक्स लॉ यहाँ पर काम करता है, जो कि देखता है कि कैंटिलीवर एंड सरफेस एटम के बीच में क्या आपका जो है कितनी फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को आपका मेजर किया जाता है, ठीक है ना, उसी फोर्स को आपका जो है मेजर किया जाता है। यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे गए हैं गाइस जो कि आपसे पूछे जाते हैं, तो यूजेस देखने की कोशिश करो कि यूज्ड फॉर एनालिसिस फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मैग्नेटिज्म, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, विस्को इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के लिए आपका जो है एटीएम यानी कि एटॉम, यहाँ पर एएफएम है, ठीक है ना, यहाँ पर एएफएम है, एटीएम नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है। एक्चुअली आप में से किसी ने व्हाट्सएप पे जो है एटीएम बोला था इसको, ठीक है, और उस समय मैं यही बना रहा था, तो मैंने पहले उनका जो है मैसेज पढ़ा फिर मैंने इसको एटीएम कर दिया, ठीक है ना, मैं भी बस कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये आपका क्या है, एएफएम है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। हाँ मैं आपको एक बात तो बता दूं भाई साहब, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जितनी मैंने आपको माइक्रोस्कोपी करवाई है, यानी कि अभी तक मैंने आपको ये 15वां लेक्चर है माइक्रोस्कोपी का, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी माइक्रोस्कोपी करवा दी है, उन सभी की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। बेसिकली मैंने सारी की सारी माइक्रोस्कोपी को एक ही पीडीएफ में आपका जो है वो आपका जो है रख दिया है, ठीक है। फिर देखो हम बात कर रहे हैं यूजेस की, यानी कि यूजेस में अब आप और भी चीजें देखने की कोशिश करो। यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, क्रिस्टल एंड एलिमेंट्स,
यूज इन द पैथोलॉजी टू स्टडी कैंसर सेल, कैंसर सेल को स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज इन इमेजिंग टू स्टडी मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में। यहाँ पर कुछ इसके लिमिटेशन होते हैं, इसके और भी फायदे होते हैं कि यहाँ पर आपको वैक्यूम का यूज नहीं करना पड़ता, वैक्यूम कंडीशन नहीं देनी पड़ती। यहाँ पर आपको जो है किसी भी कोई भी फोकल लेंथ नहीं करनी, यानी कि आपका जो है लेंस तो यहाँ पर काम करते ही नहीं है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लेजर कैंटिलीवर वगैरह काम कर रहा है, तो फोकल की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, वो फोकसिंग वगैरह करने की, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, जो कि इसकी लिमिटेशन क्या है कि एट ए टाइम इट्स प्रोड्यूस इमेज ए वेरी स्मॉल एरिया ओनली अबाउट आपका 150 यानी कि 150 नैनोमीटर इंटू 150 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है एक स्मॉल एरिया को ही ये देख सकता है, ऐसा नहीं कि आपका पूरा एटम है और आपको समुद्र भर के उसने जो है पिक्चर दे दी है एटम की, ऐसा नहीं कर सकता ये। बस यही इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत है गाइस। अब यहाँ पर देखो आपका STM, AFM, टैम एंड सैम के बारे में लिखा हुआ है। मेन क्या है कि डायमेंशन पूछा जाता है, चाहे आपका STM हो, AFM हो, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, 3D होते हैं, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप यानी कि प्रोब के थ्रू आपका काम करते हैं। टैम एंड सैम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। जबकि जो सैम होता है गाइस, सैम आपका 3D होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये गलत लिख रखा है इन्होंने, ये आपका 3D होता है, जबकि जो टैम होता है ये गाइस आपका 2D होता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी इसमें इतना और कुछ नहीं है। एएफएम में हमने यूज करा था इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही यूज करा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम टनलिंग था उसका यूज किया था, यानी कि वेव नेचर का हमने जो है यूज किया था। यहाँ पर हमने जो है एसटीएम में लेजर का यूज किया है, ठीक है ना, लेजर का यूज आपका किया हुआ है। इसको रहने दो आप, इसको इन्होंने गलत लिख रखा है, मैं अब देख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। जब मैंने ये आपका डाला था तब मैंने नहीं देखा था, तो इसको आप रहने दो, ये तो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो देखो अगर आपकी याद कुछ है तो आप जो है किसी भी चीज को काट सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो यहीं पर गाइज आपकी जो है पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपी समाप्त होती है। पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपी में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप जो है यूट्यूब वीडियो के कमेंट में जो है आप जो है कमेंट कर सकते हो, अपना पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसकी आपकी अराउंड 10 क्लास तो जाएंगी, क्योंकि उसके 6-7 आपको कम से कम 7-8 टाइप तो मैं पढ़ाऊंगा ही, एंड 2 क्लास आपकी बेसिक की जाएंगी, जिसमें आपको PCR से रिलेटेड उसके जो फिनोमिना बताऊंगा, न्यूमेरिकल वगैरह करवाऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपसे गाइज पूछे जाते हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।